अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला हुआ एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा। पाम जुमेरा आइलैंड इतना बड़ा है कि उसको सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। पाम जुमेरा आइलैंड को बनाने के लिए 900 अरब रुपयों का खर्च आया था। पाम जुमेरा आइलैंड पूरी दुनिया में अपने पॉश विलास, लग्जरी होटल्स और अपने बीचेस की वजह से मशहूर है। पाम आइलैंड को रेत और पत्थरों से बनाया गया है। पाम आइलैंड को समंदर के तूफानों और सुनामी का भी खतरा रहता है। फिर भी पिछले 19 सालों से ये पाम जुमेरा आइलैंड दुबई के समंदर में बड़े शान से खड़ा हुआ है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियरों और वर्करों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और कैसे उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला गया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दुबई के पास आज नहीं तो कल ऑयल ख़त्म होने वाला था और दुबई ने अपने आने वाले कल को सरवाइव करने के लिए दुबई को एक इंटरनेशनल टूरिज़्म बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। दुबई ने बुर्ज अल अरब बनाकर पहले ही वेस्टर्न टूरिज़्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से दुबई के बीचेस काफ़ी मशहूर हो रहे थे। जिसके बाद दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम दुबई में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे कि जिससे दुबई में और एक्स्ट्रा बीचेस हो जाए। उसके बाद इंजीनियरों की टीम ने दुबई के आइलैंड के लिए डिज़ाइन बनाना शुरू किया। सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने एक सर्कुलर शेप के आइलैंड का डिज़ाइन दुबई के प्रिंस को बनाकर दे दिया, जिसकी वजह से दुबई को 7 किलोमीटर के एक्स्ट्रा बीचेस मिल रहे थे, जो कि दुबई के शेख के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए दुबई के प्रिंस ने इस डिज़ाइन को रिजेक्ट किया, क्योंकि दुबई के प्रिंस दुबई में 7 किलोमीटर के बजाय 70 किलोमीटर के एक्स्ट्रा बीचेस दुबई में चाहते थे। दुबई के प्रिंस ने खुद से एक पाम ट्री शेप का डिज़ाइन बनाया, जिसकी वजह से दुबई को 56 किलोमीटर के एक्स्ट्रा बीचेस मिल रहे थे। और ये 56 किलोमीटर दुबई की कोस्ट लाइन का 80% हिस्सा कवर कर रहा था। चैलेंज ये नहीं था कि दुबई में पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि चैलेंज ये था कि उस पाम ट्री आइलैंड पर लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिलाकर एक पूरी सिटी बनाना था। जब एक्सपर्ट्स इंजीनियरों से इस आइलैंड को बनाने के बारे में राय ली गई, तो उनका कहना था कि ये आइलैंड कंक्रीट और स्टील से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। पर दुबई के प्रिंस इस आइलैंड को नेचुरल तरीके से बनाना चाहते थे, यानी कि पत्थर और रेत से। इस आइलैंड को बनाने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से एग्रीमेंट किया गया। इंजीनियरों का सबसे पहले टास्क ये था कि इस आइलैंड को समंदर की तेज़ लहरों और तूफानों से कैसा बचाया जाए। इसका सलूशन ये था कि आइलैंड के चारों तरफ से एक कर्व शेप का आइलैंड बनाए, जो मजबूत पत्थरों से बना हुआ हो। इसको वाटर ब्रेक भी कहते हैं। और दुबई के शेख ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल का वक्त इंजीनियरों को दिया था, जिसमें से शुरू के 2.5 साल आइलैंड को बनाने के थे और अगले 2.5 साल आइलैंड के ऊपर सिटी बनाना था। सन 2001 में पाम आइलैंड के वाटर ब्रेक का काम शुरू कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के 2 पहलू थे। एक तो था आउटर वॉल और दूसरा पाम ट्री शेप, जिसको पूरा का पूरा रेत से बनाना था। रेत से बनने वाले पाम ट्री आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर वॉल को पत्थरों और रेत से मजबूत बनाया गया। आउटर आइलैंड को बनाने के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर लगने वाले थे, जो यूएई के 16 अलग अलग पहाड़ों से लाया गया। ये इतने ज़्यादा पत्थर थे कि इसे 2 पिरामिड बन सकते हैं। पाम ट्री आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत की ज़रूरत थी। पर इस प्रोजेक्ट में दुबई की रेगिस्तान वाली रेत से काम बनने वाला नहीं था। इसकी वजह ये थी कि दुबई की रेत बहुत बारीक है और ये पानी में आसानी से मिक्स हो जाती है, और पाम आइलैंड को ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में आसानी से मिक्स भी ना हो और पाम आइलैंड को मजबूती से खड़ा भी कर सके। रिसर्चरों ने पाम आइलैंड को लगने वाली रेत को समंदर के बॉटम से ही ढूंढ निकाला, जो प्रोजेक्ट से
कुछ किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम में ही मौजूद थी। ड्रेजर की मदद से समंदर के बॉटम से रेत निकालकर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाई जाती थी और स्प्रे की जाती थी, और ड्रेजर के इस स्प्रे वाले प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता है। पाम ट्री के प्रोजेक्ट में एक लाइन सीधी थी और बाकी सभी लाइनें कर्व शेप में थी, जिसको मेजर करना इंजीनियरों के लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए पाम आइलैंड के डिज़ाइन को देखने और जांचने के लिए सैटेलाइट की मदद ली गई, ताकि सही डायरेक्शन में काम चलता रहे। और ड्रेजर को पिन पॉइंट लोकेशन पर रेत फेंकने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स जीपीएस को लेकर आयरलैंड के बॉर्डर पर चलते जाते थे और वो डेटा जीपीएस के थ्रू ड्रेजर को मिलता था और ड्रेजर उसी पिन पॉइंट लोकेशन पर रेत को फेंकता था। जब आउटर वॉल बनकर तैयार हो गई, तब इंजीनियरों ने एक चीज़ नोटिस की कि आइलैंड के अंदर के पानी का बहाव रुक गया है, जिसकी वजह से आइलैंड के अंदर का पानी मैला और बदबूदार होता जा रहा है। इसका सलूशन ढूंढना ज़रूरी था, इसलिए इंजीनियरों ने ब्रेक वाटर वॉल को तोड़कर उस पर ब्रिज बना दिया। इससे हुआ ये कि एक तरफ से समंदर का ताज़ा पानी अंदर आता गया और दूसरी तरफ से मैला और बदबूदार पानी आइलैंड के बाहर चला गया। अगस्त 2003 में पाम आइलैंड बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। कंस्ट्रक्शन से पहले इंजीनियरों ने ये नोटिस किया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा है और ये पूरे आइलैंड के लिए एक खतरे की घंटी थी। पाम आइलैंड में जो रेत इस्तेमाल की गई थी वो लूज थी, जिसकी वजह से आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूब रहा था। उसका सलूशन ये था कि पाम आइलैंड पे जो रेत इस्तेमाल की गई है उसको ठोस और मजबूत किया जाए। इसलिए पाम आइलैंड पर हाइड्रोजन ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया गया। हाइड्रोजन ड्रिल से पाम आइलैंड पर करीबन 2.5 लाख सुराख किए गए, जिससे कि पाम आइलैंड की रेत ठोस और मजबूत बन सकी। और पाम आइलैंड को 40,000 मजदूरों ने मिलकर 3 साल में पूरा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जनवरी 2009 में पाम आइलैंड को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।